नमस्कार। चलिए आज पढ़ते और सुनते हैं श्रद्धेय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास परिणीता का हिंदी अनुवाद। इस अनुवाद को हम लोग छोटे छोटे भागों में धारावाहिक की तरह पढ़े और सुनेंगे। शरद बाबू की हर रचना एक अमूल्य निधि जैसी है। हालांकि इसका आनंद तो इसे बांग्ला भाषा में ही पढ़ने में मिलता है, किंतु जो लोग बांग्ला भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए प्रस्तुत है ये हिंदी अनुवाद परिणीता। चलिए प्रारंभ करते हैं। परिणीता। विचारों में डूबे हुए गुरुचरण बाबू एकांत कमरे में बैठे थे। उनकी छोटी पुत्री ने आकर कहा, बाबू बाबू, माँ ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। यह शुभ समाचार गुरुचरण बाबू के हृदय में तीर की भांति समा गया। उनका चेहरा ऐसे सूख गया मानो कोई बड़ा भारी अनिष्ट हो गया हो। यह 5वीं कन्या थी जो बिना किसी बाधा के उत्पन्न हुई थी। गुरुचरण बाबू एक साधारण आदमी थे। वह केवल 60 रुपए मासिक वेतन के नौकर थे। उनकी दशा शोचनीय थी। जीवन शुष्क तथा नेत्रों में निराशा की झलक थी। शरीर दुर्बल मरियल टट्टू की भांति था। देखने में ऐसा लगता था कि जान होते हुए भी बेजान हो। फिर ऐसी दशा में यह अशुभ समाचार सुनते ही उनका खून ही सूख गया और हाथ में हुक्का लिए हुए निर्जीव की भांति फटे पुराने तकिए के सहारे लेटे रहे। जान पड़ता है कि सांस लेने में भी उन्हें कष्ट हो रहा था। अन्ना काली से यह शुभ समाचार सुनकर भी गुरुचरण बाबू कुछ नहीं बोले। तो थोड़ी देर बाद वह उन्हें हिलाकर फिर कहने लगी, बाबूजी, मुन्नी को देखने न चलोगे? गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, बेटी, कंठ सूख रहा है, जा पहले एक गिलास जल तो ला। अन्ना काली जल लाने चली गई। उसी समय उन्हें 100 के खर्चों का स्मरण हुआ। गुरुचरण बाबू के मस्तिष्क में भांति भांति की बुरी चिंताएं बिना बुलाए ही आकर अपना स्थान जमाने लगी। जैसे किसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही 3rd क्लास के यात्री एक के ऊपर एक चढ़कर अपना स्थान जमाने की कोशिश करते हैं। गुरुचरण बाबू का मस्तिष्क अब और भी चक्करदार झूले की भांति झूलने लगा। दुर्गा पूजा के दिन आ गए हैं, इसका स्मरण उन्हें था। फिर अभी पिछले ही साल अपनी दूसरी पुत्री के विवाह में अपने बो बाजार वाले पैतृक दुमंजिले मकान को रेहन रखा था। उसका भी लगभग 6 माह का ब्याज देना बाकी है। दुर्गा पूजा के पुनीत पर्व के अवसर पर मझली बिटिया के यहाँ फल, मिठाई, कपड़े आदि भी भेजना है। कल दफ्तर का हिसाब 8 बजे रात तक मिलाते रहने पर भी न मिला और आज दोपहर के पहले ही हिसाब मिलाकर विलायत भेजना है। ये तो है ही। फिर बड़े साहब ने गंदे कपड़े पहनकर ना आने के लिए ऑर्डर पास कर दिया है। इस आज्ञा के उल्लंघन से जुर्माना होगा और माहवारी वेतन में कटौती होगी। लेकिन मुसीबत तो ये है कि 1 सप्ताह से तलाश करने पर भी कोई अच्छे कपड़े धोने वाला सस्ता धोबी न मिला। इन सभी दुर्दिन की चिंताओं से ग्रस्त गुरुचरण बाबू हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपना हाथ ऊपर करके तकिए के सहारे पड़ गए। भगवान को स्मरण करके कहने लगे, हे भगवान, कलकत्ते में कितने ही आदमी गाड़ी, घोड़े और मोटरों के नीचे दबकर मौत के शिकार होते हैं। क्या वे तुम्हारी दृष्टि में हमसे भी अधिक पापी हैं? हे दयानिधि, हे पतित पावन, यदि कोई लॉरी मेरे ऊपर से चढ़कर निकल जाती तो मैं अपने को भाग्यवान समझता। हे भगवान, मुझे यही वरदान दो। इसी समय अन्ना काली पानी लेकर आई और कहा, पिताजी, लो उठकर पानी पी लो। बड़े कष्ट के साथ गुरुचरण बाबू ने पानी पीकर कहा, बेटी जाओ, गिलास ले जाओ। गुरुचरण बाबू उसके चले जाने पर फिर लेट गए और पहले के समान विचार सागर में चक्कर काटने लगे। ललिता बैठने के कमरे में आकर कहने लगी, मामा, चाय लाई हूँ, उठिए। गुरुचरण बाबू
चाय का नाम सुनते ही फिर एक बार उठे, ललिता की और निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस छोड़ी और मानो उनका आधा दुख खत्म हो गया। उन्होंने कहा, आ बेटी, आकर थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तूने सारी रात जागते ही बिताई है। ललिता मृदु मुस्कान के साथ मामा के पास बैठ गई। उनके हृदय में मामा के प्रति बड़ी सहानुभूति थी। वो बोली, मुझे रात में अधिक समय नहीं जागना पड़ा। ललिता ही अपने मामा की शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं को पूर्ण रूप से समझती थी, परंतु वह भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। बिना माँ बाप की लड़की ललिता पर उनका असीम प्रेम था। वह उनके समीप बैठी तो वे उसके सिर पर हाथ फेरने लगे और हृदय के सुंदर भावों को व्यक्त करने लगे। बेटी, यदि तू किसी अच्छे घर में जाती तो मैं अपना कल्याण समझता। ललिता चुप थी और सब कुछ सुन रही थी। गुरुचरण बाबू फिर से कहने लगे, ललिता, तुझे इस बेचारे दीन मामा के घर दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सिर हिलाकर ललिता ने कहा, दिन रात क्यों कठिन परिश्रम करना होता है मामा? सब लोगों की भांति मैं भी करती हूँ। गुरुचरण बाबू चाय पीते पीते इस बार कुछ मुस्कुरा कर बोले, ललिता, फिर आज खाने पीने का क्या प्रबंध है? ललिता ने मामा की ओर देखकर कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी मामा। आश्चर्य के साथ गुरुचरण बाबू ने कहा, तू क्या बनाएगी? तुझको क्या खाना बनाना आता है बेटी? जानती हूँ, मुझे मामी ने सिखा दिया है। गुरुचरण बाबू चाय का प्याला जमीन पर रखते हुए बोले, सच? हाँ मामा, बिल्कुल सच। कितनी बार मामी के सामने मैंने खाना बनाया है। यह सुनकर गुरुचरण बाबू ने ललिता के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आज उन्हें एक कार्य से मुक्ति मिली। गुरुचरण बाबू का मकान रास्ते के एक किनारे ही था। सड़क पर जाने वाले साफ दिखाई पड़ते थे। चाय पीते हुए वे बाहर सड़क की ओर देखकर बोले, शेखर, तुम हो क्या भाई? सुनो, यहाँ आओ। एक बड़े डील डॉल वाला युवक कमरे के भीतर आया। गुरुचरण बाबू शेखर नाथ को बैठा कर कहने लगे, तुम आज सवेरे अपनी चाची का समाचार सुन ही चुके होगे। मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, पुत्री पैदा हुई है, यही ना, या और कुछ? लंबा निश्वास छोड़ते हुए गुरुचरण बाबू ने कहा, हाँ, तुमने तो कह दिया, यही ना, परंतु जो कुछ मुझ पर बीत रही है उसे मैं ही जान सकता हूँ। शेखर ने उत्तर दिया, ऐसी बात मुंह से ना निकालिए चाचा जी, नहीं तो चाची जी सुनेंगी तो उन्हें दुख होगा। फिर भगवान के दिए हुए को ग्रहण करके ही संतोष करना चाहिए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात गुरुचरण बाबू ने कहा, ये बात तो मैं ठीक समझता हूँ कि भगवान के दिए हुए को ग्रहण करके संतोष करना चाहिए। फिर भी भाई, भगवान भी तो भले बुरे पर विचार नहीं करते। उन्हें ये मालूम है कि मैं बिल्कुल ही गरीब आदमी हूँ। फिर इस प्रकार की कृपा भगवान मुझ गरीब पर क्यों कर रहे हैं? इतनी कन्याओं की भरमार क्यों कर रहे हैं? यह घर भी तुम्हारे पिता के पास रेहन रखा है। घर के रेहन जाने का मुझे तनिक भी सोच नहीं है, किंतु सोच तो इसका है कि एक बोझ सिर से उतरता नहीं और दूसरा फिर आ जाता है। देखो ना शेखर, यह स्वर्ण सी सुंदर गुणवती ललिता भी किसी न किसी राजघराने की शोभा बढ़ाने के योग्य है। यह अमूल्य रत्न किसी गरीब के घर में शोभित ना होगा। स्वयं तुम ही सोचो, अपने जीते जी किसी ऐसे वैसे घर में कैसे भेज दूं? इसकी सुंदरता के सामने शहंशाहों के छत्रों की मणियां भी फीकी हैं। ये एक अनमोल रत्न के समान है, परंतु दुख है कि इस अनमोल हीरे का पारखी यहाँ कौन है। आज के युग में लोग धन दौलत के चक्कर में ही अधिक रहते हैं। इसी कारण दरिद्रता के वश में होकर किसी न किसी गंवार के हाथ में इसे दे देना पड़ेगा। बेटा, जरा तुम ही विचारो कि ऐसी अवस्था में मेरी मानसिक दशा कैसी होगी, कैसी कड़ी ठेस मेरे हृदय में लगेगी। ललिता अब 13 वर्ष की हो गई है, परंतु मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है कि उसके ब्याह की कहीं चर्चा करें।
यह कहते कहते गुरचरण बाबू की आंखों में आंसू भर आए। शेखर भी चुपचाप सभी बातें सुन रहा था। गुरचरण बाबू ने थोड़ी देर बाद फिर कहना शुरू किया, भैया शेखर, तुम ही इसका कोई उपाय सोचो। तुम्हारे बहुत से साथी नौजवान होंगे, शायद कोई तुम्हारी बात मानकर ललिता को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए और श्रद्धा के साथ इस कन्या का उद्धार हो जाए। मैंने ये सुना है कि आजकल के गरीब नौजवान पैसे की बात नहीं उठाते, वो केवल ये चाहते हैं कि स्त्री सुशील, सुंदर और गुणवती हो। इस कारण संभव है कि परमात्मा की अनुकंपा और तुम्हारे प्रयास से कोई तैयार हो जाए और मेरी तकलीफ दूर हो जाए। मैं हृदय से तुमको आशीर्वाद देता हूँ भैया, तुम सुखी हो और राजभोगी हो। इससे अधिक और कौन सा वरदान दे सकता हूँ। केवल तुम सबके सहारे ही मैं यहाँ पड़ा हूँ। तुम्हारे पिता भी मुझे अपने छोटे भाई के समान मानते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। शेखर ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा, मैं इसके लिए कठिन परिश्रम करूंगा तथा कोई कमी न रखूंगा। गुरचरण बाबू ने फिर कहा, भूल न जाना भैया, ललिता के बारे में तुम्हें सब पता है। 8 वर्ष की उम्र में तुम्ही ने इसको पढ़ना लिखना सिखाया है। इसकी बुद्धिमानी, सुशीलता तथा शिष्टता तुमसे छिपी नहीं है, तुमसे अधिक किसी को ज्ञात नहीं है। यह छोटी सी लड़की आज ही से गृहस्थी का पूरा कार्य संभालेगी, इसी पर सारा बोझ आ पड़ा है। ललिता चुपचाप बैठी है, पर इस बार उसने सिर उठाकर शेखर की ओर दृष्टि फेंकी और उसकी निगाह पड़ते ही होठों में कुछ मुस्कुराई और सिर नीचा कर लिया। गुरचरण बाबू ने फिर गहरी सांस लेकर कहना आरंभ किया, ललिता के पिता ने कोई कम पैसा पैदा नहीं किया, लेकिन अपनी दानशीलता के कारण सब दान कर गए और अपनी इकलौती पुत्री के लिए एक कौड़ी भी न बचाई। इस पर भी शेखर मौन था। अपने ही आप गुरचरण बाबू फिर कहने लगे, लेकिन यह भी कैसे कहूँ कि कुछ भी नहीं छोड़कर गए। उन्होंने जिन दुखियों का दुख दूर किया है, उसका फल मेरी इस बच्ची को अवश्य मिला है। उसी कारण से मेरी यह बच्ची, छोटी सी बच्ची अन्नपूर्णा है, अन्यथा कैसे वह इतनी गुणवती होती। तुम स्वयं ही विचार करो शेखर। शेखर चुपचाप मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद शेखर ज्यों ही जाने को तैयार हुआ तो गुरचरण बाबू फिर एक बार याद दिलाकर कहने लगे, जो कुछ मैंने कहा है भैया, उसका ख्याल अवश्य रखना। देखने में उसका रंग अवश्य सांवला है, परंतु इसकी ऐसी सुंदरता, मधुरता, ममता, दया और योग्यता संसार में ढूंढने पर भी मिलना कठिन है। सिर हिलाता हुआ शेखर बाहर निकल गया। उसकी उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष होगी। एमए कर चुकने के बाद वह कुछ दिन कानून पढ़ता रहा, फिर पिछले वर्ष इम्तिहान पास करके अटॉर्नी हो गया है। उसके पिता गुड़ के व्यापारी हैं। वे इसी व्यापार से लखपति बन गए हैं और अब घर बैठे ही व्यापार करते हैं। उनके बड़े लड़के का नाम अविनाश है, जो वकालत करते हैं। छोटे पुत्र का नाम शेखर है। राय महोदय का आलीशान 3 मंजिला मकान सभी मकानों से ऊंचा है। यह गुरचरण बाबू के मकान से सटा था। उस मकान की लंबी चौड़ी छत गुरचरण बाबू के मकान की छत से मिली हुई थी। इसी कारण दोनों में घनिष्ठता थी और पारस्परिक प्रेम भी अधिक था। दोनों घरों की स्त्रियां एक दूसरे के घर आती जाती थीं और आने जाने का वही एकमात्र रास्ता था। श्याम बाजार के एक सुख संपन्न, भरपूर, वैभवशाली परिवार में शेखर की शादी की बात चल रही थी। वे लोग आज आए थे। विवाह मुहूर्त अगले माह ही निश्चित करने की बात कर गए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को शेखर की मां ने शायद मंजूर नहीं किया। उन्होंने अंदर से एक नौकरानी द्वारा संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर लड़की देख ना आए और पसंद ना कराए, तब तक मुहूर्त कैसे ठीक होगा।
नवीन राय की निगाह केवल धन दौलत पर थी और शायद उन्हें उनके अनुमान से अधिक मिलता। उन्होंने मालकिन की यह बात सुनकर बड़ा क्रोध किया और कहा, ये क्या कहती हो? लड़की देखने की क्या आवश्यकता? वह तो देखी ही है, पहले संबंध स्थापित हो जाने दो, फिर आशीर्वाद वाले दिन यदि शेखर चाहेगा तो देख आएगा, साथ ही और सभी लोग देख लेंगे। इतना कहने पर भी उनकी पत्नी सहमत न हुई। उन्होंने इस संबंध को पक्का न होने दिया और कहा, शेखर की सहमति के बिना संबंध कदापि तय न होगा। स्त्री की इन बातों से नवीन राय कुपित हो गए। उस दिन बिना खाए पिए ही बैठक में पड़े रहे। शेखर शौकीन मिजाज का व्यक्ति था। वह मकान के तिमंजिले पर रहता था। उसका सारा कमरा आधुनिक ढंग से सज्जित था। माँ के कई दिन आग्रह करने पर आज शेखर लड़की देखने जाने की तैयारी में लगा हुआ था। कपड़े, जूते आदि पहनकर शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवार रहा था कि ललिता वहां आ गई। उसके आने का पता भी उसे न चला। कुछ देर मौन रहकर ललिता ने उससे पूछा, बहू को देखने जा रहे हो ना? पीछे घूमते हुए शेखर ने कहा, ओहो, तुम आ गई ललिता। देखो, भली भांति साज सामान कर दो, कोई कमी न रह जाए, जिससे बहू तुरंत पसंद कर ले। ललिता मंद हंसी के साथ बोली, शेखर भैया, इस समय बिल्कुल समय नहीं है, मैं तो सिर्फ कुछ रुपए लेने आई हूँ। इतना कहकर तकिए के नीचे का गुच्छा निकालकर दराज खोली और कुछ रुपए निकाले। उन रुपयों को आंचल में बांधती हुई अपने आप बोली, जब आवश्यकता पड़ती है तभी रुपए ले जाती हूँ, परंतु ये सब अदा कैसे होंगे? शेखर बालों में कंघी कर रहा था। ललिता की ये बात सुनकर उसकी ओर मुड़कर बोला, अदा होंगे या हो रहे हैं? इस बात का मतलब ललिता तनिक भी न समझ सकी। वह टकटकी बांधे उसकी ओर देखती रही। शेखर, मेरी ओर क्या देखती हो? क्या समझती नहीं? सिर हिलाकर ललिता बोली, नहीं, फिर समझने की आवश्यकता भी नहीं। थोड़ी और बड़ी हो जाने पर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ये कहकर वह चुपचाप बाहर चला गया। संध्या हो जाने पर शेखर लौट कर आया और चुपचाप सन्न होकर अपने बिस्तर पर पड़ा, न जाने क्या सोचता रहा। इसी समय उसकी माँ वहां आई। उसे देखते ही वह चट से उठ बैठा। माँ ने कुर्सी घसीटकर उसके नजदीक कर ली और बैठकर पूछा, लड़की अच्छी है या नहीं? तूने कुछ बताया नहीं? मीठी हंसी के साथ शेखर ने कहा, अच्छी है माँ। शेखर की माँ का नाम भुवनेश्वरी था। अवस्था लगभग 50 साल की, फिर भी शरीर सुडौल गठन के कारण देखने में वह 35-36 की ही मालूम पड़ती थी। उनके शरीर का प्रत्येक अंग सुडौल, सुदृढ़ तथा सुंदर था। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वैसे वह गांव की बालिका थी, फिर भी शहर में ब्याह होने पर शहरी जीवन की चटक मटक में घुल मिल गई। किसी दिन भी उनमें देहातीपन न दिखाई दिया। सदाचार, शिष्टाचार आदि में वह दूसरी औरतों से कदापि पीछे न थी। एक और जिस प्रकार से उन्होंने शहरी जीवन को अपना लिया, उसी तरह दूसरी ओर अपने ग्रामीण जीवन की सादगी, सरलता, सच्चाई और सरसता को खत्म नहीं होने दिया। शेखर के लिए भुवनेश्वरी कितने बड़े गौरव की चीज थी, इसका ज्ञान पूर्ण से उसकी माँ को भी नहीं था। वह हृदय में जैसे अपनी माँ की पूजा किया करता था, वैसे ही उसके लिए सभी वस्तुएं सदैव उपलब्ध थीं। उसमें बुद्धि, विद्या, सुंदरता तथा वैभव की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी भुवनेश्वरी जैसी माँ के पेट से जन्म पाने के सौभाग्य को वह भगवान की एक परम देन समझता था। इसीलिए वह मन, वचन, कर्म से उनका कृतज्ञ था। शेखर की माँ ने कहा, अच्छी है, यही कहकर तू चुप हो गया? शेखर ने नीची दृष्टि करके मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो पूछा वही मैंने बतला दिया, और मैं कहता ही क्या। भुवनेश्वरी भी शेखर की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, बेटा,
तूने भली प्रकार मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया है। कैसा बदन है, गोरा है या सांवला? ललिता की तरह ही है ना? दृष्टि ऊपर उठाते हुए शेखर ने कहा, ललिता का रंग तो सांवला है, पर वह तो उससे साफ रंग की है। माँ, उसकी आंखें तथा मुख की बनावट कैसी है? शेखर, कोई बुरी नहीं है माँ। तो शादी पक्की करने के लिए तेरे पिता से कह दूं? माँ की ये बात सुनकर शेखर चुप हो गया। वह थोड़ी ही देर माँ की ओर देखता रहा तो माँ ने फिर पूछा, बेटा, लड़की कुछ पढ़ी भी है? कहाँ तक पढ़ी है? शेखर, इसे तो मैं पूछना ही भूल गया। बड़े आश्चर्य में पढ़कर माँ ने कहा, फिर पूछा क्यों नहीं बेटा? आज के नवयुवक जिस बात को महत्वपूर्ण समझते हैं उसे ही तू पूछना भूल गया। मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, ध्यान से उतर गया। शेखर का यह उत्तर सुनकर भी उसकी माँ के आश्चर्य में कमी न हुई। थोड़ी देर तक वह अपने पुत्र की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, फिर ये साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी वहां शादी करने की इच्छा नहीं है? इस बात का उत्तर देना ही चाहता था कि उसी समय ललिता वहां आ गई। उसको देखते ही वह चुप रह गया। ललिता धीरे धीरे आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई। बाएं हाथ से उन्होंने उसे सामने खींचकर कहा, क्यों बिटिया? धीमे स्वर में ललिता ने कहा, कुछ भी नहीं माँ। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी, परंतु भुवनेश्वरी ने ही उसे रोक लिया और कहा था, मैं माँ अवश्य हूँ पर मौसी नहीं। उसी समय से ललिता उन्हें माँ कहती थी और कभी कभी अम्मा। भुवनेश्वरी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी छाती के पास खींचकर कहा, कुछ भी नहीं, तब तो ऐसा लगता है मुझे देखने के लिए आई है। ललिता चुप खड़ी रही। शेखर बोला, माँ तुम्हें देखने आई है, किंतु इतना समय कहाँ है इसे? कब खाना बनाएगी? आश्चर्यचकित शेखर ने कहा, फिर इन लोगों का खाना कौन बनाएगा माँ? इसके मामा ने तो उस दिन कहा था कि अब ललिता खाना बनाएगी। माँ को शेखर की बात पर हंसी आ गई। वह बोली, इसके मामा की बात को क्या कहा जाए? जो कुछ भी उसके मन में आ गया कह डाला। इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, ये तो केवल अभी बच्ची है। शेखर, उसके मामा ने जो कह दिया क्या वही काफी हो गया? फिर इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा ही कौन? अपने यहाँ की महाराजिन को मैंने कहला भेजा है, अब वही वहाँ रसोई बनाएगी। अपने यहाँ सब कुछ तेरी भाभी कर लेती है, फिर आजकल दोपहर को मैं ललिता के यहाँ ही भोजन करती हूँ। शेखर समझ गया कि माँ ने अपनी सहृदयता से ही इस बेचारे परिवार के दुखों को कम करने के लिए वह बोझ स्वयं ही उठाया है। वह आराम की सांस लेता हुआ चुप ही रहा। 1-1.5 माह बीतने पर एक दिन संध्या समय अपने कमरे में शेखर कोच पर लेटा हुआ पढ़ने में व्यस्त था। किसी उपन्यास के रस में लीन था। उसी समय ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर खटखटाती हुई दराज खोलने लगी। शेखर ने पढ़ते हुए ही पूछा, क्या कर रही हो? ललिता ने कहा, रुपए ले रही हूँ। कहकर वह फिर पढ़ने में व्यस्त हो गया। आंचल में रुपए बांधकर ललिता उठी। आज वह साज श्रृंगार करके वहां आई थी। उसकी मनोवृत्ति ऐसी थी कि एक बार शेखर उसकी ओर दृष्टि डाले। ललिता ने फिर कहा, भैया 10 रुपए लिए हैं। शेखर ने कहा, अच्छा, परंतु उसने दृष्टि उठाकर ललिता की ओर न देखा। उसे कुछ दूसरा उपाय न समझ में आया तो वहां का सामान इधर उधर धरने उठाने लगी। यह कोशिश भी बेकार जाती देख वह धीरे धीरे चली गई। फिर भी वो सोचती यही रही कि इस प्रकार चले जाने से कोई काम न बन सकेगा। वह फिर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करती रही। आज उसका थिएटर देखने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम बन जाना ही पर्याप्त न था, क्योंकि उसे पता था कि वह घर के बाहर एक कदम भी शेखर की मर्जी के बिना न जा सकती थी। यह बात उसे किसी ने बताई भी न थी कि उसकी आज्ञा मानना क्यों आवश्यक है, और न इस बात पर कभी वाद विवाद ही किया।
जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचकर कोई धारणा निर्धारित कर लेता है, उसी प्रकार उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से उसकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया था। उसके हृदय में ये बात धंस गई थी कि और लोग अपनी इच्छा से जैसा चाहे कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, परंतु मैं उन लोगों की नकल करने में असमर्थ हूँ। उसको अपनी बेबसी का पूरा अनुभव था। उसे मामा मामी की आज्ञा उचित प्रतीत नहीं होती थी। दरवाजे के एक और खड़ी ललिता ने धीमे स्वर में कहा, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। ललिता का ये मंद स्वर उसके कानों तक न पहुंचा, इसलिए शेखर ने उसका जवाब भी कुछ नहीं दिया। इस बार ललिता कुछ ऊंचे स्वर में बोली, सभी लोग मेरा रास्ता देखते होंगे। इस बार ललिता की आवाज शेखर के कानों तक जा पहुंची। उपन्यास को एक और रखते हुए बोला, क्या बात है? ललिता ने गुस्से में कहा, अब आपको इतने समय के बाद सुनाई दिया? हम सभी लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। शेखर ने पूछा। हम सभी लोग से क्या आशय? कौन से लोग? ललिता ने जवाब दिया, मैं, अन्ना काली, चारूबाला और उसका मामा तथा भाई इत्यादि। शेखर ने कहा, कौन उसका मामा? ललिता, गिरीन बाबू उनका नाम है। उनको वहां आए 5-6 दिन हुए। मुंगेर में रहते हैं। अब वो कलकत्ता में ही बीए में पढ़ेंगे। बहुत ही भले आदमी हैं। बीच में ही शेखर ने कहा, अच्छा, तुमने उनके बारे में सभी कुछ जान लिया। लगता है खूब मेल हो गया है। यही कारण है कि आज 4-5 दिन से गायब रहती थी। हाँ, शायद ताश वाश खेला करती होगी। शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता सन्न हो गई। उसे स्वप्न में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ख्याल न था। वह चुपचाप मुंह नीचा किए खड़ी रही। शेखर ने फिर पूछा, तो कहो ना, इधर कई दिनों से खूब ताश उड़ा करते थे ना? बड़े ही धीमे स्वर में विवश होकर उसने संकोच में कहा, हाँ, चारूबाला के कहने सुनने। कहने से क्या? ये कहते हुए ललिता पर शेखर ने सीधी नजर डाली और फिर कहा, पूरी सज धज कर आई हो। बहुत ठीक, अच्छा जाओ। परंतु ललिता निर्जीव की भांति चुपचाप खड़ी रही। चारूबाला ललिता की पड़ोसन है। दोनों हमजोली हैं। चारूबाला ब्रह्म समाजी परिवार की है। गिरीन्द्र के सिवा उसके परिवार के सभी लोग शेखर से परिचित हैं। 5-7 वर्ष पहले की बात है। एक बार गिरीन्द्र यहाँ आया था और कुछ दिनों तक रहा था। अब तक बांकीपुर में शिक्षा ग्रहण करता था। कलकत्ता आने का न कभी मौका मिला और न आया ही था, इसीलिए शेखर उससे परिचित न था। शेखर ने ललिता को खामोश खड़े देखकर कहा, जाओ ना, बेकार में खड़ी क्यों हो, जाओ। इतना कहकर शेखर ने उपन्यास उठाया और उसी में विभोर हो गया। कुछ समय और चुपचाप खड़े रहने के पश्चात ललिता ने फिर धीमे स्वर में पूछा, जाऊं? शेखर ने कहा, हाँ, कह तो दिया। शेखर की इस प्रकार के व्यवहार से ललिता का थिएटर जाने का उत्साह समाप्त हो गया, परंतु ऐसी दुविधा में फंसी थी कि न जाने में भी अनिष्ट था। ये निश्चय हुआ था कि आधा आधा खर्च ललिता और चारूबाला मिलकर देंगी। चारूबाला के घर वाले उसकी राह देखते देखते परेशान हो गए होंगे। समय जितना अधिक होता जा रहा है, उसकी व्याकुलता भी बढ़ती जा रही होगी। अपनी कल्पना से ही ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा। फिर भी उसे अपने बचाव का कोई रास्ता न दिखाई दिया। 2-3 मिनट और चुपचाप बीते। फिर ललिता ने कहा, सिर्फ आज ही जाऊंगी। जाऊं? पुस्तक को एक और फेंकते हुए शेखर ने कहा, परेशान क्यों कर रही हो ललिता? जो भी मन में आए सो करो। अब काफी बड़ी हो चुकी हो, स्वयं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो। ललिता शेखर की ये बातें सुनकर और भी आश्चर्य में पड़ गई। शेखर अक्सर ललिता को धमकाया करता था। ये पहला मौका न था। उसे ये सब सुनने का अभ्यास था। फिर इधर 2-3 साल से इससे वह मुक्त थी। उधर उसके सभी साथी प्रतीक्षा में है और इधर ललिता स्वयं सज धज के साथ खड़ी है। केवल रुपया लेने आने के कारण ही ये रोड़ा सामने आ गया। आखिर वह अपने उन साथियों को क्या जवाब देगी?
आज तक ललिता को कभी शेखर ने नहीं रोका था। वो स्वतंत्र थी, कहीं भी आ जा सकती थी। आज भी वो सज धज कर शेखर के पास रुपए ही लेने आई थी। आज उसकी स्वाधीनता पर जो कुल्हाड़ी चल रही थी उसका उसे दुख न था। दुख उसे केवल इस बात का था कि इस तरह 13 वर्ष की उम्र में उसे शेखर की डांट सुननी पड़ी। उस अवस्था को याद करके वह शर्म से मानो जमीन में धंस गई। स्वाभिमान के आंसू भरे हुए वह 5 मिनट तक मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। उसका हृदय अंगीठी की भांति जल रहा था, परंतु शेखर की ओर से कुछ नम्रता का भाव न देखकर आंखों के आंसू पोंछती हुई वह चुपचाप चली गई। ललिता अपने घर आई और नौकरानी को भेजकर अन्ना काली को बुलवाया। 10 रुपए उसके हाथ में देते हुए उसने कहा, तुम सब लोग थिएटर देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चारू से भी यही कह देना कि इसी कारण मैं न जा सकूंगी। अन्ना काली ने पूछा, क्या हुआ जीजी? ललिता ने कहा, मालूम होता है कि सिर फटा जा रहा है और जी मिचलाता है, तबीयत खराब होती ही जा रही है। यह कहते हुए वह करवट बदलकर लेट गई। चारूबाला ने आकर खूब समझाया चलने के लिए, मामी से जबरदस्ती सिफारिश करवाई, फिर भी ललिता को साथ में न ले जा सकी। अन्ना काली को 10 रुपए मिल ही चुके थे, इसलिए वह थिएटर जाने के लिए बेचैन थी। इस कारण कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इस भय से चारू को अलग ले जाकर 10 रुपए का नोट दिखाकर बोली, दीदी की हालत ठीक नहीं है, अगर वह नहीं जाती तो हर्जी क्या है, यह लो, आओ हम लोग देखने चलें। यह बात चारू की भी समझ में गड़ गई। हालांकि अन्ना काली अभी उम्र में छोटी थी पर चतुर बहुत थी। वह तैयार हो गई और अन्ना काली को साथ लेकर चली गई। चारूबाला की माँ का नाम मनोरमा था। ताश खेलने से बढ़कर उन्हें और कोई शौक न था, परंतु जितनी वह खेलने की शौकीन थी उतनी उनमें खेलने की दक्षता न थी। ललिता उनकी तरफ से खेलती थी तो उनकी यह कमी पूरी होती थी। मनोरमा के ममेरे भाई गिरीन्द्र के इधर आने पर मनोरमा के घर ताश की बाजियां कई दिन से बराबर दोपहर को जमती हैं। गिरीन्द्र अच्छा ताश खेल लेता है। वह सदैव मनोरमा के विपरीत खेलता था, इस कारण उसे ललिता का सहयोग बहुत ही आवश्यक था। उसके खेलने पर ही जोड़ तोड़ की बाजी होती थी। थिएटर से लौटने के बाद दूसरे दिन ललिता मनोरमा के घर ठीक समय पर जब ना आई तो मनोरमा ने अपनी नौकरानी को उसे बुला लाने के लिए भेजा। उस समय ललिता अंग्रेजी की किसी किताब का बंगला में अनुवाद कर रही थी, इसीलिए वह नहीं गई। फिर उसकी सखी चारूबाला उसे बुलाने के लिए आई, परंतु उसके कहने पर भी ललिता नहीं आई। जब मनोरमा स्वयं ही बुलाने के लिए आ उपस्थित हुई, उसकी कॉपी और किताब को एक और रखते हुए बोली, चल ललिता, तुझे बड़ी हो जाने पर जज नहीं बनना है, आज ताश खेलना ही पड़ेगा, चल जल्दी चल। ललिता परेशानी में पड़ गई। रुआसी होकर उसने अपनी कठिनाई बतानी शुरू की। उसने कहा, आज मेरा पहुंच सकना कठिन है, कल अवश्य आऊंगी। और भी तरह तरह की अनुनय विनय की, परंतु उसने जरा भी नहीं सुना। ललिता की मामी के कहने पर मनोरमा उसका हाथ पकड़कर लिवा लाई। आज भी वह गिरीन्द्र के विपक्ष में खेली, परंतु दिल न लगने के कारण खेल में तनिक भी मजा न आया। खेल के प्रारंभ से अंत तक वह उद्भ्रांत तथा मलिन बनी रही। हृदय में एक धुकी सी उठती रही। किसी तरह उसने जल्दी ही खेल खत्म किया और वहां से चली गई। गिरीन्द्र ने कहा, कल तो आप टाल गई, केवल रुपया भेजकर ही रह गई, चलिए कल फिर देखने चलेंगे। मीठे स्वर में ललिता ने कहा, नहीं, कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुस्कुराते हुए गिरीन्द्र ने फिर कहा, मगर अब तो आप ठीक है ना, चलिए कल तो आपको जरूर चलना होगा। मैं तो कल बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकूंगी। नहीं, मुझे तो कल बहुत से काम है। ये कहकर वह तेजी से वहां से निकल गई। आज उसका मन केवल शेखर के भय से ही नहीं लग रहा था, ये बात न थी, पर ना मालूम क्यों आज उसे लज्जा लगती थी। शेखर के ही घर की तरह पास के घर में भी ललिता का छोटेपन से आना जाना तथा खेलना कूदना था। उससे किसी भी तरह का कोई पर्दा न था। यही कारण था कि उसने चारू के मामा से भी पर्दा न किया। बात करने में भी उसे किसी तरह की हिचक मालूम न हुई, परंतु
जाने क्यों बार बार उसके हृदय में यह बात उठने लगी कि इस थोड़े से समय के परिचय में ही गिरीन ने उसे इस प्रकार प्यार भरी दृष्टि से क्यों देखना शुरू कर दिया। आज के पहले उसने कभी ख्याल भी न किया था कि पुरुषों की प्रेम पूर्ण निगाहें भी इतनी गहरी लज्जा का सृजन कर सकती हैं। क्षण भर की झिझक के पश्चात ही वह अपने घर से शेखर के घर चली गई। शेखर के कमरे में सीधे पहुंचकर वह अपने काम में व्यस्त हो गई। बचपन से ही ललिता शेखर के तमाम काम करती आ रही है। शेखर की पुस्तकें सजाने तथा अस्त व्यस्त चीजों को कायदे से सजा देने में उसको आनंद मिलता था। अब तो ऐसा था कि शेखर के कमरे में कोई जाता ही न था। यदि किसी दिन ललिता ना आ पाती तो शेखर के कमरे में कबाड़ी की दुकान का सा सामान फैला रहता। कहीं कपड़े पड़े होते तो कहीं दवात गिरी होती और कहीं किताबें इधर उधर पड़ी होती। 5-7 दिन से ताश के चक्कर में पड़कर ललिता ना आ सकी। इससे कमरे का और बुरा हाल हो गया था। सारी चीजें इधर उधर फैली थी। मालूम होता था कि सभी चीजों को किसी ने जानबूझकर इधर उधर फैलाया है। ललिता अपने काम में लग गई और सभी चीजों को यथास्थान रखना शुरू कर दिया। वह शेखर के आने से पूर्व ही सब काम समाप्त करके चले जाने की धारणा में थी और जल्दी जल्दी कार्य करने लगेगी। भुवनेश्वरी के घर ललिता फुर्सत पाने पर आती और उसके पास बैठती। इस घर के सभी लोगों से उसका घर का सा व्यवहार था। इस घर के सभी लोग भी उसको घर का ही सदस्य समझते थे। माता पिता के देहांत के समय उसकी उम्र 8 वर्ष थी, अतः विवशतावश मामा के यहाँ आना पड़ा था। उसी समय से वह शेखर को भाई की भांति घेरे रहती तथा उससे ही इतनी शिक्षा प्राप्त की है। सभी को यह मालूम है कि ललिता पर शेखर का बहुत प्रेम है। वह प्रेम बदलकर कहाँ से कहाँ जा पहुंचा है इसका किसी को पता न था। ललिता स्वयं भी न जानती थी। सब केवल इतना ही जानते हैं कि वह बचपन से ही शेखर के निकट रहती है और उससे असीम आदर पाती है। अब तक उनमें से किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा था। फिर शेखर ने ललिता के साथ कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं किया कि उस पर किसी का ध्यान विशेष रूप से पड़ता। किसी ने यह स्वप्न में भी ख्याल न किया था कि इस घर की बहू ललिता बनेगी या बन सकती है। इस बात की कल्पना दोनों के परिवारों में से किसी को न थी। भुवनेश्वरी ने भी कभी ऐसा न सोचा था। तो ये था प्रथम भाग परिणीता कहानी का।